स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नेपोलियनिक कोड ने एडमिनिस्ट्रेशन को रैशनल और एफिशिएंट बनाने में क्या रोल प्ले किया। और अगर मैं इसको आपको और अच्छे से क्लियर करूं तो क्वेश्चन ये है कि नेपोलियनिक कोड की क्या इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा ही सिस्टमैटिक, लॉजिकल और एफिशिएंट बन गया। और अगर मैं आपको और इजी वर्ड्स में बताऊं ना इस क्वेश्चन को, तो वो ये है कि नेपोलियन ने जो लॉ बनाया था, नेपोलियनिक कोड, उसने फ्रांस की सरकारी सिस्टम को कैसे बेहतर, फेयर, ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न बनाया। ये कोड ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सुधारा। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको आंसर बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह समझाते हैं। अब आंसर ये है कि एक टाइम की बात है कि यूरोप के बहुत सारे देशों में ओल्ड रूल्स, कंफ्यूजिंग लॉज और जात पात, जो बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस मिलते थे। रिच लोगों के अलग रूल्स, पुअर लोगों के अलग रूल्स हुआ करते थे। विलेजेस में फ्यूडल लॉर्ड्स राज करा करते थे, कहीं कुछ और कानून, कहीं कुछ और, सब मिला जुला। जैसा सिस्टम वैसे ही बिल्कुल एकदम से मेसी था। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कोई बिजनेसमैन ट्रेड ही नहीं कर पाता था। किसानों को फ्यूडल लॉर्ड्स परेशान करते, अलग अलग जगह अलग अलग रूल से सब कंफ्यूज हो गए। फिर आया नेपोलियन, जो सिस्टम चेंज करना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि सबके लिए एक साफ, सिंपल और फेयर सिस्टम बनेगा और उसने बनाया नेपोलियनिक कोड 1804। ये एक ऐसा कोड, मतलब लॉ बुक, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल थे। अब किसी को भी बर्थ, जाति या फैमिली के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता था। रिच हो या फिर पुअर, लॉ सबके लिए सेम ही रहेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी का राइट, हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता था। इससे लोग सिक्योर महसूस करने लगे और बिजनेस सबका बढ़ गया। तीसरा कि एक जैसा लॉ पूरी कंट्री में, जब एक ही रूल सब जगह होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट होगा, काम काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और नेक्स्ट है फ्यूडलिज्म खत्म, मतलब किसान सर्फ नहीं रहे, मेनोरियल ड्यूज खत्म हो गए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हट गए। अब किसान और मजदूर जो हैं और बिजनेसमैन ज़्यादा फ्रीडम से काम कर सकते थे। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हो गया, रास्ते, ब्रिजेस, पोस्टल सिस्टम, ये सब इम्प्रूव हो गया। इससे ट्रेड और ट्रैवल काफ़ी ईजी हो गया। तो नेपोलियन ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं, दूसरे देशों का सिस्टम भी इम्प्रूव किया, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। हर जगह ये लॉ ले जाकर सिस्टम को मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड इसने बना दिया। तो सिस्टम जब सुपर एफिशिएंट बन गया तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, सेम लॉज हो गए, उससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, बिजनेस बढ़ने लगा, लोगों को न्यू फ्रीडम मिली, ट्रेड फास्ट हुआ, यूरोप को एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न हो गया। तो ये सारे पॉइंट आप शॉर्ट में मैंने आपको एंड में बताया है, तो आप ये पॉइंट लिखकर आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेपोलियन ने यूरोप को एक नया गिफ्ट दे दिया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें फेयरनेस, इक्वालिटी और एफिशिएंसी थी। इसने यूरोप के पुराने जो भी मेसी सिस्टम था उसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉडर्न मशीन में बदल दिया। तो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ जिसिपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को बच्चों एक नेशन बनाने के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसिपी मजीनी ने क्या रोल प्ले किया था। उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे इटली के लोगों को इंस्पायर किया, कैसे उन्होंने मूवमेंट शुरू किया।
मतलब किस तरीके से उन्होंने एक साथ जोड़कर एक कंट्री बनाने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इस क्वेश्चन में आपको सारा बताना है। कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट किए, कैसे यूनिटी का आइडिया स्प्रेड किया, यही सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब आंसर देखते हैं, इसको भी हम आपको एक स्टोरी की तरह समझाते हैं। देखो बच्चों, एक टाइम की बात है कि इटली एक कंट्री नहीं थी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटी हुई थी। किसी पर ऑस्ट्रिया का रूल था, किसी पर पोप का, और किसी पर अलग अलग किंग्स का। लोग सोचते कि काश वो सब एक हो जाएं, पर हो कैसे? तो तभी एक एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है जिसिपी मजीनी। ये एक तरीके से यूनाइटेड इटली के लिए ड्रीमर था। इनका जो बर्थ था वो 1805 में जेनोआ में हुआ था, और बचपन से ही ये काफ़ी इंटेलिजेंट और पैट्रियोटिक थे। उनका सपना था कि इटली एक हो जाए, एक कंट्री बन जाए, एक फैमिली की तरह। तो जब मजीनी ने पहली बार लड़ाई शुरू करी ना, तब वो 24 साल के थे। उसने फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, पर रेवोल्यूशन फेल हो गया और उसको एग्जाइल कर दिया गया, मतलब देश निकाला कर दिया गया। लेकिन मजीनी हार मानने वाले लोगों में से नहीं था। अब एग्जाइल में बैठकर उसने सोचा कि भी अगर इटली को एक बनाना है तो यूथ लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसने बनाया यंग इटली। ये एक सीक्रेट ग्रुप था जिसमें इटली के यंग लोग जुड़ते थे। ये ग्रुप मैसेज स्प्रेड करता था, जैसे कि फ्रीडम का, यूनिटी का, डेमोक्रेसी का, एक स्ट्रॉन्ग इटली। बाद में उसने यंग यूरोप भी बनाया, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के लोग भी जुड़ गए। इससे पूरा यूरोप में नेशनलिज्म की हवा जो है वो फैल गई। अब इसका मजीनी का विजन क्या था? एक नया यूरोप बनाना। उसके अकॉर्डिंग ना वो ये कहता है कि गॉड ने नेशंस को एक नेचुरल यूनिट बनाया है, इटली को एक होना ही चाहिए। वो इटली को एक रिपब्लिक बनाना चाहता था जिसमें किंग ना हो, लोगों का रूल हो। उसने लोगों को बताया कि हम सिर्फ इटालियंस ही नहीं है, एक इंडियन फैमिली की तरह हम एक नेशन की फैमिली हैं। तो अब ये जो मजीनी का आइडिया था, ये तो पूरी तरीके से चिंगारी की तरह सब जगह फैल गया, मतलब उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, सब जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ इंस्पायर हो गई। हर जगह लोग सोचने लगे कि अगर इटली एक बन सकती है तो हम क्यों नहीं। तो मजीनी ने सिर्फ इटली को ही नहीं एक किया, बल्कि पूरे यूरोप को नेशनलिज्म का गिफ्ट दिया। और मजीनी ने इसका इम्पैक्ट क्या आया? कई बार उसकी रेवोल्यूशंस फेल हो गई, पर उसके आइडियाज़ कभी फेल नहीं हुए। उसकी टीचिंग्स ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, जिस पर बाद में कैवियोर, जो काफ़ी डिप्लोमेट इंसान है, गारिबाल्डी, ये एक वार हीरो है, किंग विक्टर इमैनुअल II, इन्होंने इटली को ट्रूली यूनाइट कर दिया। अगर मजीनी का सपना और हिम्मत नहीं होती तो इटली कभी भी यूनाइट नहीं होती। तो ये एक ऐसा हीरो थे जिसने इटली के लोगों को एक सपना दिया, एक यूनाइटेड इटली का। उसने यंग लोगों को जोड़ा, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई और यूनिफिकेशन की सीड को बो दिया। वही सीड आगे चलकर पूरी इटली बन गई। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans. Evaluate the statement in context of Slavic movement. अब देखो, 1870 के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट टेंशन बाल्कन्स एरिया में क्यों थे, और ये टेंशन स्लेविक मूवमेंट की वजह से कैसे बढ़े? और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि यूरोप में 1871 के बाद सबसे डेंजरस फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स बाल्कन्स रीजन में ही क्यों हुए, और स्लेविक लोगों जैसे कि सर्ब्स, बल्गेरियंस, क्रोएशियंस, इनके नेशनलिस्ट मूवमेंट ने इन टेंशन्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो जैसे बाल्कन्स में ना बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स रहते थे जिनकी अलग अलग आइडेंटिटीज थी, सब अपना अलग देश बनाना चाहते थे, सब अपनी फ्रीडम चाहते थे, बड़े एम्पायर्स उन पर रूल करते थे, इसलिए यहाँ नेशनलिज्म का वॉल्केनो था।
स्लेविक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी बच्चों जिसमें स्लेविक ग्रुप्स यानी अपने जैसे लोग, सर्ब्स, स्लोवैक्स, बल्गेरियंस, क्रोट्स मिलकर बोलते थे कि हम किसी बड़े एम्पायर का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमें अपना नेशन चाहिए। इस वजह से बाल्कन रीजन में काफी टेंशंस, फाइट्स और वार्स बढ़ गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 1871 के बाद ना यूरोप जनरली थोड़ा शांत था, पर एक जगह ऐसी थी जो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रही थी और वो जगह थी बच्चों बाल्कन्स। बाल्कन्स एक बड़ा हिली एरिया था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स रहते थे, जैसे कि सर्ब्स, ग्रीक्स, बल्गेरियंस, क्रोश। ये सब स्लेविक पीपल थे। हर एक ग्रुप का अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना हिस्ट्री और सबका एक ही ड्रीम कि हम अपना अलग देश चाहते हैं। स्लोली स्लेविक लोगों ने मिलकर एक आइडिया स्प्रेड किया कि हम एक फैमिली जैसे हैं, हम किसी बड़े एम्पायर का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी मूवमेंट का नाम बच्चों पड़ गया स्लेविक मूवमेंट। ये मूवमेंट नेशनलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया। लेकिन इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो आपको प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी बतानी है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि फॉरेन रूलर्स का राज होने लगा। बाल्कन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सारे जो भी स्लेविक ग्रुप्स थे वो अपने आप रूल नहीं करते थे, उन पर रूल करते थे दो बड़े एम्पायर जो कि थे ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिसे हम ऑस्ट्रिया हंगरी भी कहते हैं। इन दोनों एम्पायर्स ने बाल्कन्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, पर बाल्कन्स के लोग चाहते थे कि हम फ्री होंगे, हम अपना नेशन बनाएंगे। यहीं से शुरू हुआ टेंशन की बात। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि सब ग्रुप्स एक दूसरे से भी लड़ते थे, हर ग्रुप अपना सेपरेट नेशन बनाना चाहता था, इसलिए एक दूसरे से भी कंपटीशन शुरू हो गया। सर्बिया चाहता था कि एक बड़ा सर्बियन नेशन बने, बल्गेरिया चाहता था ग्रेटर बल्गेरिया बने, ग्रीस चाहता था अपने पुराने बॉर्डर्स वापस आ जाए। सब बोलते थे ये लैंड हमारा है, नहीं मेरा है, मेरा है। इससे रीजन में और ज़्यादा फाइट्स शुरू हो गई। और थर्ड प्रॉब्लम क्या आ गई कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी उनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया। अब जो यूरोप की बड़ी कंट्रीज थी ना, वो भी बाल्कन्स में इंटरेस्ट लेने लगी, जैसे कि रशिया, वो स्लेव्स को सपोर्ट करता था। इंग्लैंड और फ्रांस वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी बाल्कन्स को कभी जाने ही नहीं देना चाहते थे। इस तरीके से बाल्कन्स बन गया एक बिग पावर का प्लेग्राउंड, जहां सब अपना अपना इंटरेस्ट चला रहे थे। इससे टेंशन बिल्कुल ही हाई लेवल पर पहुंच गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि बाल्कन्स का मतलब यूरोप का सबसे डेंजरस रीजन। 1871 के बाद कंटिन्यूसली वहां वार्स हुई, रिवोल्ट्स हुए, अपराइजिंग्स हुई, बिग पावर की राइवलरी हुई, स्लेव्स की फ्रीडम की डिमांड करी गई। सब मिलकर बाल्कन्स को यूरोप का सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव नेशनलिस्ट रीजन बना दिया। ये टेंशन इतना बड़ा हो गया कि यहीं से बच्चों वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हो चुकी थी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बच्चों काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ बच्चों को क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आती है कि वो कह क्या रहा है। तो आप अगर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप दोबारा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर कोई भी वीडियो आपकी डिमांड है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, तो आपके लिए वही वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।